एक छोटे से शहर में राकेश, उसकी पत्नी रेखा और 2 बच्चे आर्यन और अनन्या रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे और उनका घर भी टूटा फूटा था, जिस वजह से सर्दियों का मौसम आते ही उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। माँ, पिताजी को बोलो ना कि वो छत की मरम्मत करवा ले और खिड़की को भी ठीक करवा ले। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और जब रात को खिड़की की हवा आती है ना तो बहुत सर्दी लगती है। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर इस खिड़की पर एक पर्दा लगवा दूंगी, क्योंकि खिड़की लगवाने के पैसे तो अभी हमारे पास नहीं हैं, लेकिन पर्दा लग जाएगा तो उससे भी बहुत बचाव हो जाएगा। लेकिन माँ, पिछली बार जब हमने खिड़की पर पर्दा लगाया था तो तेज ठंडी हवा के कारण वो पर्दा फट गया था। मुझे नहीं लगता कि पर्दा लगाने का कोई भी फायदा होगा। एक बार कोशिश करके तो देख ही सकते हैं ना बेटा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी घर आएंगे तब तक मैं पर्दा बनाकर तैयार करती हूँ। रेखा जल्दी से पुराने पर्दे को सील कर तैयार करती है। थोड़ी देर बाद राकेश घर आता है। अजी सुनिए ना, इस खिड़की से बहुत ठंडी हवा आती है, आप इस पर पर्दा लगा दीजिए। लाओ ठीक है, लगा देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फर्क पड़ेगा। अगर तेज हवा चली तो पहले की तरह ये फट जाएगा। राकेश एक रस्सी पर पर्दे को टांग देता है और चारों तरफ से कीलों से उसे बंद कर देता है। कुछ दिन तो पर्दा होने की वजह से सर्दी से उनका थोड़ा बहुत बचाव हो जाता है, लेकिन सर्दियों की एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में इतनी तेज हवा चल रही थी कि पर्दा फट जाता है और उड़ता हुआ घर के बाहर चला जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि शहर की सड़कें भी जलमग्न हो गई। उनका घर पानी से भर गया और वो पूरी तरह से ऐसे हालत में फंस गए। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम डूब जाएंगे। जल्दी से बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करो। लेकिन क्या करें, बाहर निकलना असंभव है, पूरे गांव में पानी भर चुका है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए ना। मम्मी, पानी बढ़ रहा है, अगर बारिश बंद नहीं हुई तो हम सब डूब जाएंगे। तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। हमें शांत रहना होगा, वरना चिंता में दिमाग भी नहीं चलेगा। राकेश ऐसा कह ही रहा था कि तभी अचानक बिजली गुल हो गई। घर में अंधेरा छा गया और उन सब की सांसें अटक गई। हे भगवान, एक तो ये ठंड, ऊपर से बारिश और अब लाइट भी चली गई। तुम सब यहीं पर रुको, मैं ढूंढ कर एक मोमबत्ती लेकर आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये सारी मुसीबत हम लोगों के साथ ही क्यों आनी थी? परेशान मत हो रेखा, ये सिर्फ एक तूफान है। हमें बस शांत रहना होगा और ये तूफान गुजर जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि घर की दीवारें टूटने वाली है। देखिए ना पापा, घर की वो वाली दीवार कितनी जोर जोर से हिल रही है। नहीं अनन्या, ऐसा नहीं होगा, तुम डर रही हो इसलिए तुम्हें ऐसे भ्रम हो रहे हैं। घर इतना भी कमजोर नहीं है कि बारिश में टूट जाए। रेखा तो इतना कहती है कि तभी अचानक घर की दीवार में एक बड़ा दरार पड़ जाता है और पानी घर में और तेजी से भरने लगता है। हमें जल्दी से घर से निकलना होगा, अगर घर की दीवारें गिर गई तो हमें बहुत चोट लग सकती है। तुम ठीक कह रहे हो रेखा, मैं बच्चों को लेकर तैयार होता हूँ। तुम वहाँ से वो कंबल उठा लो और बच्चों को ओढ़ा दो। तुम अनन्या को गोदी में ले लो और मैं आर्यन को गोदी में ले लेता हूँ। ठीक है। वो अपने बच्चों को लेकर बारिश में घर टूटने के डर से बाहर चले जाते हैं। तभी उनके घर की एक दीवार बड़ी ही तेज आवाज के साथ गिरकर टूट जाती है और ध्वस्त होकर जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, शुक्र है कि हम सही समय पर घर से बाहर निकल आए, वरना इस दीवार के नीचे दबकर तो हमारा कचुम्बर बन जाता। हाँ सच कहा रेखा, हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही जो हमें भगवान ने बचा लिया। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इस बारिश में बहुत घबराहट हो रही है। हमारा घर भी टूट रहा है, अब हम कहाँ रहेंगे? मम्मा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं बच्चों, तुम दोनों घबराओ मत, और अब चिंता की कोई बात नहीं है, हम अब सुरक्षित हैं। हमें जल्दी से एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा,
ये बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। अगर हम थोड़ी भी देर यहाँ पर रुके तो पानी में ही डूब जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि शहर के बाहर एक शेल्टर है, वहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। जब भी तेज बारिश आती है तो सरकार लोगों के लिए शहर के बाहर शेल्टर बनाती है। हम उसी तरफ चलते हैं। मम्मी पापा, हम लोग शेल्टर तक तो पहुंच जाएंगे ना? हाँ मम्मी पापा, कहीं हम लोग शेल्टर तक पहुँचते पहुँचते डूब तो नहीं जाएंगे ना? देखिए ना, पूरे रास्ते में कितना ज्यादा पानी भर गया है। नहीं नहीं बच्चों, हम जल्द ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। वो लोग बारिश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन गलियों और सड़कों में पानी भर गया था, जिस वजह से उन्हें चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। इतना पानी भर गया है, ऊपर से रात का अंधेरा, ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। कहाँ गड्ढा है और कहाँ समतल जमीन, कुछ पता नहीं लग रहा। राकेश का तो इतना कहना था कि तभी उसका पैर एक नाली पर पड़ जाता है और वो सीधा जमीन पर गिरता है और उसके साथ साथ आर्यन भी गिरता है, लेकिन राकेश उसे चोट लगने से बचा लेता है। हे भगवान, मेरी तो कमर टूट गई। अरे क्या हुआ? लाइए, मुझे अपना हाथ दीजिए। आर्यन बेटा, तुम भी जल्दी से उठ। मैं नाली में गिर गया। पानी भरा होने की वजह से मुझे नाली दिखाई नहीं दी। इस बारिश ने तो दिमाग खराब कर दिया है। जब किसानों को बारिश की जरूरत होती है तब बारिश आती नहीं है, और अब बिना मौसम के बरसात हो रही है। आप जल्दी से उठो, आओ मेरा हाथ पकड़ लो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। रेखा, गिरने की वजह से मेरी कमर में बहुत तेज चोट लग गई है, इसलिए मैं अपने सहारे पर नहीं चल पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सहारा दूंगी। आप मेरा हाथ पकड़िए और उठने की कोशिश कीजिए। रेखा राकेश को सहारा देकर उठाती है, इसलिए उसे अनन्या को अपनी गोद से नीचे उतारना पड़ता है। अनन्या, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और आप अपना हाथ मेरे कंधे पर रख लीजिए, तो आपको सहारा मिल जाएगा। और आर्यन, तुम दूसरी तरफ जाकर अपने पिताजी का हाथ पकड़ लो और उन्हें सहारा दो। ठीक है माँ। धन्यवाद बेटा। राकेश अपना हाथ रेखा के कंधे पर रखकर सहारा लेकर चलता है और रेखा अनन्या का हाथ पकड़ती है, और दूसरी तरफ से आर्यन राकेश का हाथ पकड़कर चलता है। हमें जल्दी से एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। ये बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे नहीं लगता कि सुबह होने तक भी ये बारिश रुकेगी। अगर हम जल्दी से सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुँचे तो इसी पानी में डूब जाएंगे। वो लोग पैदल चलते हुए थोड़ी आगे पहुँचते हैं, तो पैदल चलने की वजह से उन दोनों के कंबल बारिश में और ज्यादा भीग जाते हैं और उन्हें ठंड लगने लगती है। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा, मुझे ठंड भी लग रही है। बारिश में हम दोनों के कंबल भीग गए हैं, हमें बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। तुम चिंता मत करो बच्चों, थोड़ी ही देर में हम शेल्टर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां पर तुम आराम से हीटर के सामने बैठ जाना और तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। वो थोड़ी देर तक और चलते हैं, लेकिन उन्हें शेल्टर नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि शायद शहर के बाहर कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, लेकिन तभी उन्हें दूर से एक 2 मंजिला झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी थोड़ी पुरानी और जर्जर थी, लेकिन वो उसकी ओर जाते हैं। शायद यहाँ हमें मदद मिल जाएगी, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। हाँ, चलो देखते हैं। वो झोपड़ी की तरफ जाते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं तो नीचे कोई नहीं था, तो वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर जाकर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत ठंड से ठिठुर रही थी और उसके चेहरे पर चिंता के निशान थे। कौन है आप लोग? हम बारिश में फंस गए हैं, हमें मदद की जरूरत है। इतनी तेज बारिश में हमारे घर की छत भी टूटकर गिर गई और इतनी देर से हम मदद के लिए शेल्टर ढूंढ रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी तक सुरक्षित स्थान का इंतजाम नहीं हुआ है। आप हम पर कृपा कीजिए, क्या हम बारिश के रुकने तक यहाँ रुक सकते हैं? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ आओ, मेरे घर में बहुत जगह है, तुम जब चाहे यहाँ पर ठहर सकते हो, लेकिन यहाँ छत से पानी टपक रहा है, इसी वजह से मुझे भी बहुत ठंड लग रही है।
अगर आपके घर में लकड़ियाँ हैं तो हम एक सूखा कोना ढूंढकर लकड़ियाँ जला लेते हैं, इससे घर थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, वो देखो उस बक्से के पीछे बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं और माचिस भी वहीं रखी है, तुम उन्हें जला लो। ठंड की वजह से मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं लकड़ियाँ जला सकूं। रेखा बूढ़ी काकी के घर में लकड़ियाँ जलाती है, जिससे घर थोड़ा गर्म हो जाता है और बच्चों को भी ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। आर्यन और अनन्या गर्मी के कारण थोड़ी आराम से बैठ जाते हैं। अब तो तुम दोनों को सर्दी नहीं लग रही ना बच्चों? हाँ, नहीं दादी माँ, अब हमें इतनी ज्यादा सर्दी नहीं लग रही। अब हमें थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही है, वरना थोड़ी देर पहले तो हम ठंड से कांप रहे थे। हाँ दादी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर में रुकने दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। अगर कोई मुश्किल में है तो हमें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। तुम दोनों ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बूढ़ी काकी आर्यन और अनन्या के सर पर अपना हाथ फेरती है। तभी रेखा देखती है कि राकेश दर्द से अपनी कमर पकड़कर बैठा था। रेखा उसकी ओर देखती है और चिंतित हो जाती है। क्या आपके पास कोई जड़ी बूटियों वाला तेल है काकी? यहाँ आते हुए रास्ते में मेरे पति गिर गए थे, जिस वजह से उनकी कमर में चोट लग गई है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हाँ, मेरे पास एक जड़ी बूटियों वाला तेल है। ये तेल मैंने खुद बनाया है। ये तेल दर्द को कम करने में मदद करेगा। अच्छा, क्या आप मुझे वो तेल दे सकती है? हाँ बिल्कुल बेटी, मैं तुम्हारे लिए तेल लेकर आती हूँ। बूढ़ी काकी जल्दी से रेखा को वो जड़ी बूटियों वाला तेल लाकर देती है। बेटी ये लो तेल, इसे अपने पति की कमर पर लगा दो, इससे उसका दर्द कम होगा। और तेल लगाकर उससे ये गर्म कपड़ा उड़ा देना तो जल्दी आराम आ जाएगा। बूढ़ी औरत रेखा को एक जड़ी बूटियों वाला तेल दे देती है और उस तेल को राकेश की कमर पर वो लगाती है और उसे एक गर्म कपड़ा उड़ा देती है। राकेश को थोड़ी राहत मिलती है, वो आराम से बैठ जाता है। धन्यवाद काकी, ये तेल वास्तव में मददगार है। इसे लगाने के थोड़ी देर बाद ही मेरी कमर का दर्द बिल्कुल कम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इससे आराम मिला। मेरे पति एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसी बहुत सारी चीज बनानी सिखाई थी जो मैंने कुछ साल पहले बनाई थी, और आज देखो, आज तुम्हारे काम आ गई है। वो सभी कुछ देर तो वहाँ पर शांति से बैठते हैं, लेकिन तभी छत से और ज्यादा पानी टपकने लगता है और वहाँ पर जल रही आग बुझ जाती है। सभी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बच्चे भी ठंड से कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है बारिश की वजह से मेरी झोपड़ी टूटने वाली है। बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया है। मेरे पास रहने के लिए सिर्फ मेरी ये झोपड़ी ही है। अगर ये भी टूट गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। आप चिंता मत कीजिए काकी, अगर आपकी झोपड़ी को कुछ हुआ तो आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे मुश्किल समय में आपने हमारी मदद की है, तो हम भी आपको मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद बेटी, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है, तभी बाहर गली में हल्ला मच जाता है। अरे ये बाहर इतना ज्यादा शोर किस बात का हो रहा है? जाकर देखना पड़ेगा। राकेश दूसरी मंजिल पर बनी खिड़की से नीचे की तरफ देखता है तो लोग अपना सामान उठाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। अरे ये सब लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब, आप सब अपना सामान उठाकर यहाँ से भाग क्यों रहे हो? अरे भैया, तुम भी यहाँ से भाग जाओ, वरना इस बारिश में डूब जाओगे। बारिश की वजह से सबके घर गिर रहे हैं, तुम्हारी झोपड़ी भी गिर जाएगी। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। हे भगवान, लोग अपना सामान उठाकर भाग रहे हैं। बारिश की वजह से सबकी झोपड़ी टूटने लगी।
हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा बेटी। ये झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। हमें जल्दी से शिविर की तलाश करनी होगी। हम भी इन सब लोगों के साथ चलते हैं। ठीक है काकी, चलो बच्चों चलो, हमें यहाँ से चलना होगा। तुम बिल्कुल भी मत डरना। वो लोग भी बाकी लोगों के पीछे पीछे अपना सामान उठाकर चल पड़ते हैं। बहुत सारे लोग बारिश के भरे हुए पानी में चल रहे थे। सभी के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है? जिंदगी में ऐसी बारिश और तूफान मैंने कभी नहीं देखा। ऊपर से इतनी ठंड है, बच्चे बुरी तरह से ठंड से कांप रहे हैं। हे भगवान, आप हम सबको जल्दी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए। सभी लोग एकजुट होकर चल रहे थे। तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है और सामने एक बड़े से पेड़ पर बिजली गिर पड़ती है। जब सब लोग पेड़ पर बिजली गिरते हुए देखते हैं तो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मम्मी ये क्या हो रहा है? अगर ये बिजली हम पर गिर गई तो क्या होगा? शांत रहो बच्चों, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर रहना खतरनाक है, लेकिन अगर किसी के पास भी कोई ऐसा सामान है जो बिजली से चलता है या किसी के पास फोन है तो उसे स्विच ऑफ कर दो। मैंने सुना है कि जहाँ भी फोन की रेंज होती है वहाँ खुले में बिजली पड़ने का खतरा होता है। क्या? अब तो अगर किसी के पास भी फोन है तो जल्दी से बंद कर लो। हाँ भैया, मेरे पास फोन है, मैं अभी अपने फोन को बंद कर लेता हूँ। रमेश की बात सुनकर जिन जिन लोगों के पास भी फोन था वो जल्दी से अपने फोन बंद कर देते हैं और वो सभी लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आती हैं। पानी भरे रास्तों से गुजरना मुश्किल हो रहा था और हवा की गति भी बहुत तेज थी। तभी भीड़ से चल रहे लोगों में से एक बच्चे की तबीयत ठंड की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मेरा बेटा बेहोश हो गया, कोई मदद करो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमें और जल्दी चलना होगा। ठंड की वजह से बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है। अगर हम जल्दी ही शिविर तक नहीं पहुँचे तो न जाने क्या होगा। हाँ, हमें जल्द से जल्द शिविर तक पहुंचना होगा, लेकिन अगर इस गति से चलेंगे तो पता नहीं कितनी देर तक पहुंचेंगे। हम लोगों को इस पानी में ही दौड़ना होगा। पानी उनके घुटनों तक भर गया था, लेकिन लोगों के पास अब पानी में दौड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो सभी लोग बच्चों को गोद में उठाए बारिश के पानी में दौड़ने लगते हैं। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें एक ऊंचा सा स्थान दिखाई देता है जहाँ पर एक बड़ा सा शिविर बना हुआ था और वहाँ पर लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही थी। देखो, वहाँ पर एक शिविर है। शुक्र है कि ये शिविर मिल गया। चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, जो हमें सुरक्षित स्थान मिल गया। वो स्थान लोगों के सामने था, लेकिन चाहकर भी वो लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे थे क्योंकि वो स्थान बहुत ऊंचा था और लोग वहाँ पर चढ़ नहीं पा रहे थे। तभी ऊपर से कुछ लोगों का ध्यान उन लोगों पर पड़ा। देखिए, आप सभी लोग चिंता मत कीजिए। बारिश की वजह से हमने ये सुरक्षित स्थान पहाड़ी पर बनाया है। आप लोग वहीं पर रुकिए, आप यहाँ पर चढ़ नहीं पाएंगे। मैं भी हेलीकॉप्टर की सेवा आप तक पहुँचा देता हूँ। ऑफिसर की बात सुनकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और आसमान में काफी सारे हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हेलीकॉप्टर जल्दी से लोगों को लेने के लिए आते हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें ऊपर पहाड़ी पर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। भगवान का शुक्र है कि आखिरकार हम सब लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। हाँ, सचमुच ये भगवान की कृपा है। पहाड़ी पर पहुंचते ही जल्दी से सभी लोग सुरक्षित स्थान के अंदर जाते हैं और उन्हें गर्मी और आराम मिलता है। जिन जिन लोगों की तबीयत खराब हो गई थी उन्हें बेड पर लेटा दिया जाता है और डॉक्टर नर्सें उनकी तबीयत देखने लगते हैं। तभी सुरक्षा दल के लोग और भी बहुत सारे लोगों को शिविर के अंदर लेकर आते हैं, जिनमें से बहुत से लोगों की तबीयत खराब थी। डॉक्टर सभी मरीजों का इलाज इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर बहुत कम थे और बीमार बहुत ज्यादा लोग थे।
यहाँ पर बहुत से लोग बीमार हैं और डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। डॉक्टर सब मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा संकट है। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे लिए इतने सारे लोगों का इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस समय पर हम और भी डॉक्टर्स को बुला नहीं सकते हैं। तभी बूढ़ी दादी डॉक्टर के पास जाकर कहती है, बेटा चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे आयुर्वेद का ज्ञान है। मेरे इस झोले में कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। मैं लोगों को उन्हें पीसकर दवाई देती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? आपको आयुर्वेदिक का ज्ञान है? हाँ बेटा, मैंने अपने पति से आयुर्वेद का ज्ञान सीखा था। मैंने अपने इस ज्ञान से कई लोगों का इलाज किया है। तब तो आप जरूर हमारी मदद कीजिए। आपकी मदद हम सब के लिए लाभदायक होगी। बिल्कुल बेटा, मैं आपकी मदद करूंगी। बूढ़ी दादी अपने झोले से जड़ी बूटियाँ निकालती है और उन्हें पीसकर दवाई बनाने लगती है। वो लोगों को दवाई देने लगती है और उनकी तबीयत में सुधार होने लगता है। बूढ़ी दादी की मदद से कई लोगों की तबीयत में सुधार होता है। डॉक्टर भी उनकी मदद से इलाज में सफल होते हैं। शिविर में सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद सरकार की ओर से मदद आती है और सभी लोगों को उनके घरों में वापस भेज दिया जाता है। राकेश, रेखा, आर्यन, अनन्या और बूढ़ी दादी अपने घर वापस आते हैं और राकेश अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई झोपड़ी बनाता है, जहाँ पर वो लोग बूढ़ी काकी को भी अब अपने साथ ही रखते हैं। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।